हेलो फ्रेंड्स, बेसिक्स ऑफ लॉ में आपका स्वागत है। एलएलबी थर्ड ईयर का पेपर लॉ ऑफ एविडेंस आज हम शुरू करने वाले हैं। एविडेंस की बात करते हैं, सबूत और बिना सबूत के कोई भी कोर्ट डिसीजन नहीं देता है। तो क्या सच में ये फैक्ट्स को कन्वर्ट करने के लिए या फैक्ट्स को वेरीफाई करने के लिए एविडेंस होना ज़रूरी है? जी हाँ, बिल्कुल ज़रूरी है। ये बिल्कुल बैकबोन की तरह काम करता है कि जिस तरीके से हमारे अंदर बैकबोन नहीं है तो हम स्ट्रेट खड़े नहीं हो सकते, ठीक इसी तरीके से कोर्ट अपना कोई भी डिसीजन तब तक नहीं देता है जब तक कि उसके पास में प्रॉपर एविडेंस नहीं होते हैं। एविडेंस का मतलब आप ये समझ लीजिए कि कोई भी फैक्ट अगर आया है, कोई स्टेटमेंट आया है और जब तक उस स्टेटमेंट को वेरीफाई नहीं कर देते और वो प्रूव नहीं हो जाता है थ्रू एविडेंस, तब तक कोर्ट उसके लिए डिसीजन नहीं देगा। एविडेंस वर्ड आया कहाँ से है? ये वर्ड है लैटिन का वर्ड है एविडेयर। लैटिन वर्ड है एविडेयर और इसी से वर्ड बना है इंग्लिश में एविडेंस, जिसको हम हिंदी में साक्ष्य कहते हैं। इसके टाइप्स को देखते हैं हम, टाइप्स ऑफ एविडेंस। सबसे फर्स्ट है हमारा डायरेक्ट एविडेंस, या जिसे हम प्रत्यक्ष साक्ष्य कहेंगे। कोर्ट में कोई भी केस चल रहा है और जब उसका डिसीजन दिया जाता है तो उसके लिए प्रत्यक्ष वहां पे कोर्ट के सामने आकर के कोई भी गवाह जब अपनी बात को कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करता है तो हम कहते हैं कि ये डायरेक्ट एविडेंस है। फॉर एन एग्जाम्पल ये बात लेते हैं कि ए और बी के बीच में मारपीट हुई है। अब सी ने ये देखा कि ए बी को मार रहा था और उसने कोर्ट में आकर के ये गवाही दे दी है कि सर मैंने ये देखा है कि ए बी को मार रहा था। तो कोर्ट के समक्ष ये प्रस्तुत किया गया, इसको हम कहते हैं डायरेक्ट एविडेंस। सेकेंड है हमारा सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, परिस्थिति जन्य साक्ष्य। मतलब डायरेक्ट वहां पे मौके पे कोई मौजूद तो नहीं था, कोई गवाह नहीं था जिसने अपनी आंखों से उस वक्त देखा है, लेकिन उसके आसपास या उसके इर्द गिर्द इस तरीके से घटना घटित होती है कि हमें देख करके लगता है कि हो सकता है कि ये चीज हुई हो। एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे ए और बी के बीच में किसी बात को लेकर के बहुत टाइम से रंजिश चल रही है, उनके बीच में लड़ाई चल रही है और एक दिन अचानक से बी का मर्डर हो जाता है और आसपास के लोग ये देखते हैं कि ए बी का मर्डर करके वहां से जंगल की तरफ भाग रहा है, या उसके खून के सने हुए कपड़े, उसका घबराया हुआ। तो इन सारी स्थितियों को देख करके ये लगता है कि हो सकता है कि ए ने बी का मर्डर किया हो। तो इस तरीके से उस घटना के, उस इवेंट के आसपास जिस तरह का एनवायरमेंट क्रिएट होता है वो कहलाता है आपका परिस्थितिजन्य साक्ष्य। थर्ड है हमारा प्राइमरी एविडेंस। कोर्ट में केस हुआ है और उस वक्त जब सुनवाई की जा रही है तो मजिस्ट्रेट के सामने जब गवाह आकर के अपने डॉक्यूमेंट्स प्रस्तुत करता है डायरेक्ट कोर्ट के सामने, तो वो कहलाता है आपका प्राइमरी एविडेंस। मान लीजिए कि जैसे मैंने अपनी गाड़ी, अपना व्हीकल बी को सेल किया है और मैं आकर के ये उसका सेल लेटर सामने प्रस्तुत करता हूं, तो वो सेल लेटर क्या हो गया? उसका एविडेंस हो गया है कि मैंने अपनी गाड़ी बी को सेल कर दी है। ये किससे रिलेट करेगा? आगे आप देखेंगे जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होती है, बिल्कुल उस तरीके से रिटर्न में एविडेंस आपने कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत कर लिया है, वो कहलाता है आपका थर्ड प्राइमरी एविडेंस। फोर्थ है आपका सेकेंडरी एविडेंस। सेकेंडरी एविडेंस जो प्राइमरी नहीं है, इट मीन्स जो आपके मूल दस्तावेज हैं, जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है, पेपर्स है, वो तो हमारे पास में नहीं है, लेकिन हमने उसकी फोटोकॉपी करा करके कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किए। तो हो सकता है यहाँ पे कोर्ट को थोड़ा सा डाउट रहता है कि हो सकता है इसमें किसी तरह की कोई एडिटिंग की गई हो या ये बिल्कुल वैसे नहीं हो, तो इसलिए यहाँ पे उतना इसका वेटेज नहीं रहता है जितना कि प्राइमरी डॉक्यूमेंट्स का रहा था। नेक्स्ट है रियल एविडेंस। रियल एविडेंस बिल्कुल वैसा हो गया जैसे हमने कोर्ट के समक्ष जाकर के गवाह ने अपनी प्रस्तुति दी थी। जैसे मान लीजिए कि मैंने ये देखा कि ए ने बी के घर में चोरी की है और मैंने आकर के वहां पे कह दिया, गवाही दे दी कि हाँ ये उस वक्त हुआ था। या फिर ये हो सकता है कि जो भी सबूत इकट्ठे किए गए हों तो कोर्ट में मजिस्ट्रेट उन गवाहों को देख करके या उन डॉक्यूमेंट्स को देख करके, उन सबूतों को देख करके ये आइडेंटिफाई कर पा रहा है कि ऐसा हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि जिस मर्डर हुआ, ए ने बी का मर्डर किया है और वो जो चाकू वहां पे मिला है उस पर फिंगरप्रिंट्स को देख करके, उसकी जो रिपोर्ट आई है उसको देख करके पता चल सकता है कि हाँ ये मर्डर इसी चाकू से हुआ था, और फिंगरप्रिंट्स ये वेरीफाई करते हैं कि पर्टिकुलर इस पर्सन ए ने उसका मर्डर किया है। नेक्स्ट है आपका हियरसे एविडेंस, अनुश्रुत साक्ष्य। अनुश्रुत का मतलब ये हो गया कि आपकी सुनी सुनाई बातों पर हम कह रहे हैं। जैसे ए और बी के बीच किसी तरह की रंजिश चल रही थी, ए ने बी को धक्का दे दिया और उससे उसकी बहुत ही गंभीर चोटें आई हैं,
सी ने आकर के बोला कि सर मैंने ये सुना था डी के मुंह से कि ए ने बी को वहाँ पे धक्का दिया और उससे उसकी गहरी चोट लगी है। तो मतलब उसने अपनी आंखों से देखा नहीं है, सिर्फ वो सुनी सुनाई बातों को आकर के कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत कर रहा है। तो ऐसे जो एविडेंस होते हैं उस पर पूरी तरीके से विश्वास नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जो सुनी सुनाई बातें हैं वो हो सकता है किसी तरह की फैलाई गई अफवाहें हो। तो इस पे कोर्ट इसको इतना वेटेज नहीं देता है। नेक्स्ट है आपका 7th पॉइंट, ओरल एविडेंस। ओरल जो कोर्ट के समक्ष केस चल रहा है और वहां पे जाकर के आपने अपने मुंह से बोली है, तो मुंह से जो बोली गई बात है कोर्ट के समक्ष, न्यायालय में मजिस्ट्रेट के सामने जो हम कहते हैं वो कहलाता है हमारा ओरल एविडेंस। नेक्स्ट 8th है आपका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। ओरल एविडेंस में तो हमने क्या किया, आपने जाकर के ओरली अपने मुंह से वहां पे ये बात बोली थी। और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस क्या हो गया, जो आपने रिटन में लिखा है। मान लीजिए मुझे अपनी डेट ऑफ बर्थ को प्रूफ करना है किसी केस के मामले में, और मैंने अपना स्कूल की मार्कशीट दिखा दी, अपना वोटर आईडी, पैन कार्ड, आधार कार्ड। तो ये जितने भी वेरीफाइड जो गवर्नमेंट की साइड से डॉक्यूमेंट से ये वेरीफाई करते हैं कि मेरी डेट ऑफ बर्थ ये है। तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस क्या हो गया, रिटन में वहां पे आप पेश करेंगे कोर्ट के सामने। और ओरल के अंदर क्या होगा, आप जाकर के मुंह से इस बात को स्वीकार करते हैं कि हाँ ये चीज हुई है, इस घटना को, इस इवेंट को मैंने देखा है, मेरे सामने ये चीज हुई थी। नेक्स्ट है जुडिशियल एविडेंस। जुडिशियल एविडेंस बिल्कुल ओरल एविडेंस की तरह है, जो कोर्ट के समक्ष हो रहा है। जिस न्यायालय के अंदर, जिस कोर्ट के अंदर ये केस चल रहा है, वहां पे आकर के ये गवाही देता है, ये स्वीकार करता है कि मैंने इस तरह की घटना को होते हुए देखा है। तो कोर्ट के समक्ष जो हुआ है, उसके सामने हुआ है, वो कहलाता है आपका जुडिशियल एविडेंस। और लास्ट है आपका एक्स्ट्रा जुडिशियल एविडेंस, मतलब उस कोर्ट के परिसर में, वहां पे नहीं होकर के और उसके बाहर हुआ है। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए ए ने बी को मारा था और उससे उसकी बहुत गंभीर चोटें आई है, तो वो सी के सामने अपनी गलती को स्वीकार करता है, अपने गुनाह को कबूल करता है कि मैं ये मानता हूं कि मेरे से गलती हुई, मैं उस वक्त गुस्से में था और मैंने उसको धक्का दे दिया। तो ये चीज उसने अपने फ्रेंड को बोली है, लेकिन कोर्ट में आकर के उसने गवाही नहीं दी है, अभी तक अपने जुर्म को, अपने अपराध को स्वीकार नहीं किया है। तो उस कोर्ट का जो परिसर है उसके बाहर अगर वो अपने गुनाह को कबूल करता है तो वो कहलाता है एक्स्ट्रा जुडिशियल एविडेंस। वो किसी फ्रेंड के सामने हो सकता है, किसी रिलेटिव के सामने हो सकता है, या पुलिस के सामने वो अपने गुनाह को स्वीकार कर सकता है। तो उस कोर्ट के बाहर जो हो गया वो कहलाता है एक्स्ट्रा जुडिशियल सर्विसेज। तो आज की क्लास में हमने देखा कि जब भी कोई स्टेटमेंट आता है या कोई फैक्ट आता है तो कोर्ट उसके ऊपर डिसीजन तभी देता है जब उसके लिए प्रॉपर वे में उसके पास में एविडेंस अवेलेबल है। और इन्हीं एविडेंस के 10 टाइप्स की आज हमने स्टडी की है। थैंक यू।